जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बड़ी कॉमर्स क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में कुछ बातें बताई थी जो कि ऑडिट के बारे में थी और वो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आप लोगों को पिछले 2 लेक्चर्स में डिटेल में बताए हैं। इसके आगे मैं आप लोगों से कुछ और भी बातें करूंगा। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट के बारे में बताया था और मैंने आप लोग को उसी समय बताया था कि इसके डिसएडवांटेजेस मतलब लिमिटेशंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं और इसके अलावा भी कुछ और बातें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑडिट में हम लोग को सीखना है। राइट, तो फटाफट से हम लोग आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले नोटिफिकेशन में दिख जाए जैसे ही मैं उसे अपलोड करूं। और हाँ, इसके साथ साथ आप मेरे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना और अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना। राइट, तो हम लोग आज शुरू कर लेते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो माय डियर फ्रेंड्स, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप इसे प्लीज बहुत ध्यान से समझना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। तो आपको अपना ध्यान बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनते रहना। राइट, तो पहला लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बात करें हम लोग नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मेदारी किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय उससे कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और वो डिसीजंस सब्जेक्टिव्स भी होते हैं। राइट, कहीं कहीं मैं इसे और इलेबोरेट करता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स है। राइट, तो डेटर्स से पैसे डूब सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिससे जिसे मैंने माल उधार में बेचा है वो पैसे डुबा दे। तो इसके कितने चांसेस है कि वो पैसे डुबा देगा। मतलब मैं बात कर रहा हूं प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स की कि वो मैनेजमेंट प्रोविजंस कितना बनाए, डेटर्स के अमाउंट पे वो कितना प्रोविजंस बनाए। ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय मैनेजमेंट क्या करती है, कंसीडर करती है। राइट, तो इस सिचुएशन में मैनेजमेंट 5% भी बना सकती है प्रोविजन फॉर बैड डेट, 10% भी बना सकती है, 8% भी बना सकती, 15% भी बना सकती है। तो इस तरह के डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, केसेस एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा डेटर कितना पैसा डुबा सकता है या कौन से डेटर की स्थिति बहुत अच्छी है कि वो पैसे डुबाएगा नहीं। राइट, तो इस सिचुएशन में मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है, सब्जेक्टिव नेचर के डिसीजंस लेती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार मैनेजमेंट बिल्कुल और बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन ले कि इसने जो भी प्रोविजंस बनाए हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल सटीक है। मतलब मान लेते हैं उसने 10% प्रोविजन बनाया तो सेम टू सेम 10% ही वो पैसे डुबाएगा डेटर, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो मैनेजमेंट ने प्रोविजंस बनाए हैं, जो डिसीजन लिए हैं, वो हो सकता है गलत भी हो किसी हद तक। तो ये ऑडिट का एक लिमिटेशन है कि ऑडिटर मैनेजमेंट के लिए हुए डिसीजंस पे भरोसा करे और आगे बढ़े, ये मानकर कि मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन बिल्कुल सोच समझकर बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस लिया होगा। तो ये है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक लिमिटेशन जो ऑडिटर को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग हिज ऑडिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। राइट, अगर हम लोग दूसरे लिमिटेशन की बात करें
तो दूसरा लिमिटेशन क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मैंने आप लोगों को अभी तक ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है नहीं बताया है। मैं अभी आप लोगों को सिंपल वे में बताता हूं कि ऑडिट प्रोसीजर क्या है, फिर बाद में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे कि ऑडिट प्रोसीजर होता क्या है। हम लोगों को इसे एक टॉपिक के तौर पे सीखना है कि ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं बताता हूँ आपको ऑडिट प्रोसीजर एक सिंपल वे में, साधारण से शब्दों में क्या होता है, ऑडिट कैसे परफॉर्म किया जाए, हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे, पहले क्या काम करेंगे, पहले उसके बाद क्या परफॉर्म करेंगे, कब हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स चेक करने हैं, कब बैलेंस शीट के आइटम चेक करने हैं, कौन से आइटम को ज़्यादा चेक करना है डीप में, कौन से आइटम पे कम दिमाग लगाना है, राइट। तो ये सब क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर होता है। तो ऑडिट प्रोसीजर, मैंने आप लोग को दूसरा लिमिटेशन क्या बताया, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर पे डिपेंड करता है कि वो ऑडिट प्रोसीजर कैसा अप्लाई कर रहा है। ये उसे डिसीजन लेना होता है बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मतलब ऑडिटर पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट चेक करते हैं कि उसका इंटरनल कंट्रोल वीक है या स्ट्रांग है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा, मतलब बहुत अच्छे से काम हो रहा होगा डिसिप्लिन वे में, तो गड़बड़ी के चांसेस कम रहेंगे, एरर के चांसेस कम रहेंगे। तो ऑडिटर क्या करेगा, कम ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा, कम आइटम्स की चेकिंग करेगा। लेकिन इसके विपरीत जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल वीक है, मतलब वहां पे बहुत डिसिप्लिन वे में काम नहीं होता है, लापरवाही होती है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हो सकते हैं, गड़बड़ी मिल सकती है, हम लोग को वहां पे ज्यादा से ज्यादा चेकिंग करनी चाहिए, राइट। तो ये है दूसरा लिमिटेशन ऑडिट का कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें छूट जाए, या हो सकता है ऑडिटर ने जो डिमांड किया है मैनेजमेंट से, वो मैनेजमेंट ने पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की और ऑडिटर को। तो ऑडिटर क्या करेगा, उसे जितना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया होगा उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। और मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है ऑडिटर को, वो इंटेंशनली भी ऐसा कर सकता है या फिर अनइंटेंशनली भी कर सकता है, राइट। हम लोग बढ़ते हैं यहां से अगले लिमिटेशन की तरफ। तो हमारा अगला ऑडिट का लिमिटेशन क्या है, टाइमलाइन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए एक सर्टेन पीरियड दिया जाता है, एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस टाइम पीरियड के अंदर ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ले और अपनी ओपिनियन दे दे। मतलब वो सारा का सारा ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर ले और ऑडिट करके ऑडिट ओपिनियन दे दे, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके दे दे, राइट। तो इस लिमिटेड टाइम में जो काम, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल भर में बनाया गया हो, पूरे साल भर में बनाया गया हो, लेजर जर्नल, ये सारा काम पूरे साल भर हुआ हो, और उसे अगर कुछ दिनों में चेक करना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे आइटम्स, सारे की सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल डीप में चेक की जा सके, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे की सारी आइटम्स, सारे के सारे ट्रांजेक्शन बिल्कुल डीप में चेक की जाए। तो ये एक लिमिटेशन होता है कि कुछ आइटम्स तो छूट सकते हैं। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ एक टाइम लाइन होता है उसके पास कि आपको इस पीरियड के अंदर, इस टाइम के अंदर अपना ऑडिट रिपोर्ट दे देना है। हम लोग बात करें नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की, तो वो क्या है, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। सर इसका मतलब क्या होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे प्रोसीजर, कुछ क्लमजी प्रोसीजर्स भी होते हैं, कुछ सिंपल तरीके के भी प्रोसीजर होते हैं। जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना हो किसी थर्ड पार्टी से, मतलब मान लेते हैं कोई जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उसने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है, तो
ये कैसे पता चलेगा कि जो इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, मतलब क्लाइंट दिखा रहा है, वो सही है या गलत है? तो इसके लिए क्या करता है ऑडिटर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करता है, वो थर्ड पार्टी से जाकर के कंफर्म करता है क्या आपने इनसे लोन लिया है या नहीं लिया है। तो ये क्या है, कुछ कुछ प्रोसीजर्स बहुत कॉस्टली होते हैं। मतलब मैं अगर आप लोग को सिंपल वे में बोलूं तो क्या है कि एक बात आप समझो, आपको जितने पैसे मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ज्यादा लेबर कर नहीं सकते, है ना। अगर आपको जितने पैसे मिल रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करोगे, उसके अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करोगे। तो ये एक प्रॉब्लम आती है ऑडिटर के साथ कि जितना उसे ऑडिट फी मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करे, बट ये बात को ध्यान में रखते हुए कि उसने सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किए हो, वो कुछ कमी नहीं कर सकता है। हाँ, बट बहुत डीप में चेकिंग नहीं की जा सकती है, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो ऑडिटर ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता है कि वो सारी की सारी चीजों को फ्रॉड के नजरिए से और शक के नजरिए से देखे कि नहीं इसमें फ्रॉड होगा ही होगा। वो सिर्फ क्या करेगा, जो मैनेजमेंट उसे बता रही है उस पर भरोसा करके वो अपना ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करेगा और अपनी चेकिंग के बेसिस पे ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करेगा, राइट। ऐसा नहीं करना है उसे कि हर चीज में जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक चेक करते रहे, ऐसा नहीं, है ना। तो ये एक लिमिटेशन है ऑडिट का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करें तो वो क्या है, ऑडिटर कैन नॉट गिव 100% गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। मतलब ऑडिटर कभी भी 100% गारंटी नहीं दे सकता कि वो बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा, उसमें जरा सी भी गलती या मिस्टेक्स या फ्रॉड नहीं होंगे, क्योंकि ऑडिटर का काम होता है रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना, टू गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, है ना। हम लोग ने इसके फर्स्ट ऑब्जेक्ट में, प्राइमरी ऑब्जेक्ट में पढ़ा था, सीखा था कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू express an opinion on financial statement that whether these statements are showing true and fair picture of the organization or not। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग से बात करूं तो अश्योरेंस तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हाई लेवल अश्योरेंस, एक होता है हाई लेवल अश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल अश्योरेंस, और एक होता है मॉडरेट अश्योरेंस। जो हाई लेवल अश्योरेंस होता है वो गारंटी होता है, वो गारंटी होता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल और बिल्कुल एरर से फ्री है, फ्रॉड से फ्री है, मतलब उसमें कोई भी गलतियां नहीं है, वो 100% गारंटी दे रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग हाई लेवल एश्योरेंस। और दूसरा होता है रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब हाई लेवल एश्योरेंस से थोड़ा कम, राइट। और एक होता है मॉडरेट एश्योरेंस, मतलब वो मॉडरेट एश्योरेंस रीजनेबल एश्योरेंस से भी थोड़ा कम होता है ना। तो हम लोग ऑडिटर क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है, क्योंकि ऑडिटर सिर्फ ये चेक करता है कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कोई मटेरियल एरर या फ्रॉड ना रह गया हो। हम लोग बात करें अगले लिमिटेशन की तो वो क्या है, ऑडिटर जस्ट अपना एक ओपिनियन देता है, वो किसी को ऑर्डर नहीं करता है कि आपको यही काम करना है और ऐसा ही करना है। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकता है कि आप ऐसा करना, कि आपको ऐसा करना चाहिए, राइट। तो मैनेजमेंट उसकी बात को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करें हम लोग तो वो क्या है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे छोटे छोटे आइटम्स को बिल्कुल डीप में चेक किया जा सके, क्योंकि ऑडिटर का काम क्या होता है, चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि ऐसा मिस स्टेटमेंट, ऐसा गलती, ऐसा फ्रॉड जो कि मटेरियल है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट, मटेरियल फ्रॉड और गलती किसे बोलते हैं, जिससे होने से, जिसके होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स है उनका डायरेक्ट डिसीजन चेंज हो जाए, तब हम लोग उसे बोलेंगे कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मिस स्टेटमेंट है। तो ऑडिटर सिर्फ यही देखता है कि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो ना रह गया हो, जिससे
उनके यूजर्स का, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स का डिसीजन अफेक्ट हो सके, राइट। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये थे कुछ लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर की। जी हाँ, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर की, एक ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो बात करें हम लोग क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर की, तो हम लोग ऑडिटर की क्वालिटीज को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है उसका पर्सनल क्वालिफिकेशन और दूसरा है उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। पहला पर्सनल क्वालिफिकेशन कौन सा होता है, जो उसके अंदर इनबिल्ट होना चाहिए, मतलब स्वाभाविक तौर पे होना चाहिए। जैसे मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पर्सनल क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए किसी ऑडिटर के अंदर। तो वो उनमें से क्या क्या कुछ है। टैक्टफुल, मतलब उसमें विनम्रता होनी चाहिए कि बात लोगों से बातें कैसी की जाए, विनम्र स्वभाव का होना चाहिए। कॉजन, मतलब उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं से कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। उसके बाद फर्मनेस, मतलब उसे एक स्थिर दिमाग से सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात बात पे उतावला हो जाए। अगर मैनेजमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना की हो तो वो उतावला हो गया, नहीं आप कैसे नहीं दोगे, तो उसे एक स्थिरता रखनी चाहिए अपने अंदर। उसके बाद हम लोग बात करें तो क्या है, गुड टेम्पर, मतलब अच्छे मिजाज का होना चाहिए, भड़काऊ नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम लोग बात करें जजमेंट, मतलब उसमें डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए किसी भी मैटर पे। आगे हम लोग बात करें तो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। मतलब कुछ मैनेजमेंट थोड़े अलग हो सकते हैं, कुछ कोऑपरेटिव हो सकते हैं, कुछ नॉन कोऑपरेटिव हो सकते हैं। मतलब अगर इंफॉर्मेशन मांगा गया तो इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर रहे हो, लेट कर रहे हो, राइट। इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर की, तो वो क्या है, क्लियर हैंडेडनेस। इसका मतलब क्या होता है, स्पष्टता होनी चाहिए उसके अंदर, किसी भी बातों को समझने के लिए, किसी भी चीजों को अच्छे से समझने के लिए उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। और ये बात कि वो अपनी बातें दूसरों को बिल्कुल सही तरीके से समझा सके। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो कॉमन सेंस भी होना चाहिए। कॉमन सेंस मतलब एक साधारण अवस्था में कोई भी पर्सन अगर डिसीजन लेता है तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इसकी क्वालिटीज की बात करें तो क्या है, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट, मतलब उसे क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट की बातों पे भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मैनेजमेंट की सारी बातों को शक की निगाह से देखें। और ये ऑडिटर से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि वो मैनेजमेंट की हर बातों को शक की निगाह से देखे। अगर उसे लगता है कि फ्रॉड्स और एरर हो सकते हैं तो फिर वो ऑडिट प्रोसीजर वहां पे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है। बट ऐसे बट उसे ऐसा हर बार नहीं करना है कि वो हर बार प्रूफ मांगे कि नहीं इसका क्या प्रूफ है, आप मुझे प्रूफ दीजिए तभी मैं आपकी बातों को सच मानूंगा। ऐसा ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। हम लोग अब बात करें इसके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, तो वो क्या है, इससे अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में ही बताया था कि जो ऑडिटर होते हैं उन्हें बहुत सारे तरह के नॉलेज होने चाहिए, लाइक अकाउंटिंग का नॉलेज, टैक्स का नॉलेज, कंपनी लॉ का नॉलेज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नॉलेज, अदर बिजनेस लॉज का नॉलेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की नॉलेज। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसे क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए कि क्लाइंट का बिजनेस क्या है, ये कैसे चलता है, ताकि उसे उसे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने में हेल्प हो सके, राइट। तो ये था आज का हमारा 2 क्वेश्चन जिसपे हम लोगों ने बात की। आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये बातें समझ में आई होगी ना। और हाँ, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आप लेक्चर अच्छे से देखते नहीं और फिर आपको क्वेरी आती है और फिर आप बाद में बोलोगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज लेक्चर को कंप्लीट देखा कीजिए।
फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। और हाँ, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच।